नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। और आज तारीख 7 जनवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका समेत पूरी दुनिया की उन तमाम बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जो खबरें आपके लिए जानना बिल्कुल जरूरी है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर इस समय सोमालीलैंड में पहुंच के एक नया खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि मोदी साहब ने इस देश की इज्जत को कैसे तार तार किया है, और ट्रंप ने मोदी को लेकर कौन सा बड़ा दावा किया और इससे हमारी कितनी बड़ी बेइज्जती हुई है, यह भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही दिल्ली के अंदर एक मस्जिद के पास जब 4 बजे रात को अचानक से बुलडोजरों का जखीरा पहुंच जाता है, तो किस हिसाब से वहां दंगे भड़कने की कोशिश होती है और किस हिसाब से इस मामले को गोदी मीडिया आपसे छुपा रहा है, इसको भी हम डिटेल में बताएंगे। और साथ ही ईरान के अंदर किस हिसाब से प्रोटेस्ट हो रहा है और किस हिसाब से ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियन ने अपना नया प्लान बनाया है, ये भी एक बहुत बड़ी खबर है, इसको भी हम डिटेल में जानेंगे। और साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर एक पूर्व आईपीएस को किस हिसाब से टॉर्चर किया जा रहा, किस हिसाब से परेशान किया जा रहा, इसको भी हम डिटेल में जानेंगे। यानी यकीन मानिए आज की जो खबरें हैं ना, बहुत ज़्यादा अहम होने वाली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, चूंकि इस वीडियो में हम पूरी दुनिया की उन तमाम बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे, फालतू नहीं, केवल वो खबरें जो आपके लिए जानना बिल्कुल जरूरी है, उसको हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक तो जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबा दीजिए, ताकि जब जब हम वीडियो लाएं सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंचे और आपसे कोई भी खबर मिस ना हो। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं सबसे पहली खबर की तरफ। और सबसे पहली खबर दोस्तों निकल के सामने आ रही इस समय ईरान के हवाले से। ईरान के राष्ट्रपति ने जो कुछ किया है उसको सुनने के बाद आपके जहन में एक चीज आएगी कि क्या हमारा प्रधानमंत्री भी ऐसे काम को नहीं कर सकता। दरअसल ईरान में प्रोटेस्ट बहुत भयानक लेवल पे हो रहे हैं इस समय। और इस समय जो रेजा पहलवी के लोग हैं वो सड़कों पे रेजा पहलवी का झंडा, यानी वो झंडा जिसपे शेर बना है, सूरज बना है, उसको लेके सड़कों पे घूम रहे हैं। और इस दौरान अब सरकार को उखाड़ फेंकने की बात हो रही है। अब सरकार को जो उखाड़ फेंकने की बात हुई तो तमाम लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देखो ईरान के जो लोग हैं वो कितने बुरे हैं। मैंने भी कहा था, मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं राजा भाई, उन्होंने भी कहा था कि देखो ईरान के लोग कितने बेवकूफ़ किस्म के हैं, अपनी सरकार को उखाड़ फेंक रहे हैं। साथ ही वहाँ के जो डिप्लोमेट और ब्यूरोक्रेट उनके ऊपर भी सवालिया निशान खड़े हुए कि भाई साहब आप अपने राजकाज को सही से क्यों नहीं चला पा रहे। इस तमाम मामले में पेजेस्कियन जो ईरान के राष्ट्रपति, उन्होंने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में किसी भी मेरे नागरिक को दोषी ना बनाया जाए, किसी भी मामले में किसी भी नागरिक को बुरा भला ना कहा जाए। जितना भी प्रोटेस्ट हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, सारी की सारी गलती मेरी है, किसी और की नहीं। यानी एक जिम्मेदार नेता, एक जिम्मेदार सुप्रीम लीडर के तरीके से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को कबूला और किसी पे ब्लेम नहीं किया। उन्होंने कहा कि सारी गलती मेरी है। वीडियो देखें। बंदे معتقدم مقصر منم، مقصر ماییم، مقصر اون دانشجو، اون کارمند، اون مردم نیست. در نتیجه باید اون عمل کردمون رو باید اصلاح کنیم. نتیجه کار رو باید ببینیم که آیا ما داریم راهی رو که امام نشون داده میریم یا خلاف اون جهت رو میریم. حالا هی بگو ما عاشق امامیم و شعر بگو، هر کاری میخوای بکن، ولی وقتی راه رو نمیری در حقیقت داری آبروی این امام رو میبری، داری در دیدگاه دنیا नहवे इनके इन इमाम के में आगे इमाम इन्हें के शुमार है। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियन ने साफ तौर पे कहा कि सारी की सारी गलती मेरी है, इसमें किसी और का कोई हाथ नहीं है। और ये जो फेल हुआ है ना पूरा सिस्टम, ये मेरी गलती से फेल हुआ। ये चाहते तो किसी और के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते थे कि ये तो अपोजिशन की चाल है, ये तो ये नहीं, अपनी गलती खुद मानी। एक हमारा वाला है और उसने क्या किया अब आप समझो। हमारे वाले ने सबसे पहले रिपोर्ट आपके सामने, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि रशिया से तेल लेना हमने कम कर दिया है। और जनवरी से पिछले कई सालों में तेल में जितनी कटौती हुई थी उससे ज़्यादा कटौती इसी जनवरी साल 2026 से हो जाएगी और हम रशिया से तेल नहीं लेंगे। और ये बात साफ तौर पे हमारे देश की मीडिया में छपी है। और ये बात किसी और ने नहीं, रिलायंस ने, यानी अंबानी ने बोली है कि अब हम रशिया से तेल लेना कम करेंगे और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसका रिजल्ट भी बताया कि अब तेल हमको कम मिलेगा। ये बात अंबानी ने साफ तौर पे बोली, न्यूज छप गई। इसके बाद सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सरकार ने हमसे कई बार बातचीत करने की कोशिश की।
कई बार हमसे बातचीत करने की कोशिश की, कई बार अलग अलग संगठनों ने मीटिंग और फोन कॉल अरेंज करवाए, और इस पे भी यहां तक कहा कि जब 10 तारीख को सीज फायर हो गया था उसके ठीक बाद 3 बार फोन आए थे भारत की तरफ से। यह अमेरिका का दावा है। बात यहां भी खत्म नहीं होती। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा उसको सुनने के बाद आपका खून खौल उठेगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा कि जब मैं राष्ट्रपति बना था इस दौरान मुझे फोन किया मोदी ने और कहा कि सर क्या मैं आपसे मिल सकता हूं। उन्होंने कहा कि क्या मैं आपसे मिल सकता हूं, प्लीज सर। मतलब मोदी ने ट्रंप को फोन करके प्लीज प्लीज कहा, और इन्होंने कहा ठीक है आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, आके मिल लीजिए। उसके बाद मोदी मिलने भी गए, और क्या कुछ कहा डोनाल्ड ट्रंप ने डिटेल में आप पहले सुने। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, you know, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा कि मोदी ने मुझे फोन किया, कहा प्लीज सर मैं आपसे मिल सकता हूं। उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है आ जाओ, तुम मेरे दोस्त हो। उसके बाद मोदी मिलने पहुंच गए। मोदी को पता है कि मैं उनसे खुश नहीं हूं, इस वजह से वो मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के ठीक बाद ट्रंप ने कहा था अगली वीडियो में कि अब भारत रशिया से तेल नहीं लेगा। और जैसे ये बात इन्होंने बोली थी, अब रिपोर्ट आपके सामने है कि जनवरी से हमने रशिया से तेल लेना कम कर दिया है। तो भाई साहब मतलब बड़ा साफ है कि हमारा कोई स्टैंड नहीं है। हम बिन पेदी के लोटे हो चुके हैं। कभी इधर लुढ़क जाते हैं, कभी इधर लुढ़क जाते हैं, और इससे पूरी दुनिया में हमारी कोई इज्जत नहीं है। हमसे भले कितने और देश है उसके बारे में बताता हूं जिनकी ताकत इतनी सी है, चींटी बराबर है, लेकिन उन्होंने भी साफ तौर पे चैलेंज किया है ट्रंप को, और वो भी वेनेजुएला के मामले पे किया। क्या पूरा मामला आपको डिटेल में बताता हूं। दरअसल जब से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को ट्रंप उठा के ले गया, ट्रंप को लगने लगा कि अब मैं तानाशाह हूं, मैं पूरी दुनिया में कुछ भी कर सकता हूं, पूरी दुनिया में मेरी इज्जत है, पूरी दुनिया के लोग मुझसे डरते हैं, और छोटे मोटे देशों को यूं चींटी की तरह मसल दूंगा। और इसी चक्कर में इन्होंने धमकी दे दी कोलंबिया के राष्ट्रपति को। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावा पेट्रो को धमकी देते हुए कहा कि हम तुमको भी उठा लेंगे। और इनको लगा कि इतना बोलूंगा तो कोलंबिया का जो राष्ट्रपति हो डर जाएगा, सरेंडर कर देगा सरेंडर, कहेगा मित्रों माफ कर दो। लेकिन गुस्तावा पेट्रो ने कहा कि मैं तुझे चैलेंज देता हूं ट्रंप, यहीं बैठा हूं, लाइव वीडियो जारी करते हुए कहा कि मैं यहीं बैठा हूं, तुम्हारे अंदर ताकत हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत हो, तुम्हारे अंदर दम हो तो आके मुझे उठा के लेके चलो। क्या कुछ कहा आप सुन भी ले। A mí no me amenace, aquí lo espero si quiere. No acepto invasiones, no acepto misiles, no acepto asesinatos, acepto inteligencia. Vengan aquí a hablar con inteligencia y lo recibimos y hablamos de tú a tú y con cifras reales, no con mentiras. Deje de engañarse de las mafias políticas colombianas, porque nos condenaron a 700,000 muertos, a ser el país más desigual del mundo. इस वीडियो में भी आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि कोलंबिया के राष्ट्रपति ने ट्रंप को धमकी दे दी। आप सोचिए हम चौथी बड़ी इकोनॉमी है, एयरफोर्स में हमारी रैंकिंग चाइना से ऊपर पाई गई, इसके बावजूद भी हमारी तरफ से एक बयान नहीं जाता, और कोलंबिया जैसे छोटे छोटे देश धमकी देते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, डेनमार्क एक देश है ना, नाम सुना होगा, उसके प्राइम मिनिस्टर ने धमकी दी है और कहा है कि ग्रीनलैंड की जमीन को अगर कब्जा करने के बारे में गलती से भी अमेरिका सोचता है तो एक बात याद रखे, हम नाटो को ही खत्म कर देंगे। नाटो को खत्म करने की बात कह दी है इस समय डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर ने, और 7 यूरोपियन देश ऐसे हैं जो खड़े हो चुके हैं अमेरिका के खिलाफ। लेकिन ताजुब की बात यह है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं बोल रहा, हमारे ऊपर तरह तरह के लांछन लगाए जा रहे हैं, पूरी दुनिया में हमें अमेरिका बेइज्जत कर रहा। पाकिस्तान का एक मशहूर जर्नलिस्ट है डॉक्टर चीमा, वो इन्हीं सब तंजों पे लेके भारत के खिलाफ इतने जहर उगलता, इतने मजाके और मखौले बनाता है कि सुनने के बाद आपका खून खौल उठेगा। लेकिन जब हमारा ही प्रधानमंत्री खामोश है तो हम क्या कर सकते हैं। खैर, इधर ये तमाम चीजें चली रही हैं, इधर बहुत बड़ी अपडेट दोस्तों निकल के सामने आ रही इजराइल के हवाले से, और इजराइल अब अपने ही लोगों को मारने पे खड़ा हो गया। इजराइल के अंदर इस समय भयानक तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था, और इस प्रोटेस्ट में इजराइल के लोगों ने कहा कि सरकार, पहली बात तो 7 अक्टूबर की तारीख को जो हमला हुआ उसके बारे में डिटेल में जांच पड़ताल करवाए।
कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार का ही हाथ हो। और रात इंदौरी साहब का शेर है ना कि बॉर्डर पे बड़ा तनाव है क्या, अरे पता करो अब देश में चुनाव है क्या। तो ये शायरी वहां भी फिट बैठती है कि अगर देश में चुनाव हो तो बॉर्डर पे तनातनी हो जाती है। सेम चीज 7 अक्टूबर को भी जब देखने को मिली, तब लोगों ने इसमें प्रोटेस्ट करना शुरू किया और कहा कि भाई साहब हमें डिटेल दो यार, एक फ्री बॉडी इसमें जांच पड़ताल करे और जांच पड़ताल करने के बाद साफ तौर पे बताए कि इसमें किसकी गलती थी, क्या कुछ हुआ था। और इसी को लेके अगली कहानी सुनिए कि अब एक बस ने इन प्रोटेस्टरों के ऊपर हमला कर दिया। रिपोर्ट आपके सामने, विजुअल्स में आपको ब्लर करके पीछे ही दिखा रहा हूं। उसके पीछे वजह है कि बड़ा खतरनाक मंजर है, यूट्यूब वीडियो टेक डाउन कर देगा, इस वजह से आप ब्लर कंडीशन में देखें और समझें कि एक बस ने भीड़ को रौंद दिया है। कई सारी मीडिया आउटलेट्स का मानना है कि इसमें आईडीएफ के सोल्जर्स थे जिन्होंने ऐसा काम किया, लेकिन हाँ वेरीफाइड सोर्स से ये कह रहे हैं कि ये कोई सिविलियन ड्राइवर था। इसमें एक 14 साल के बच्चे की मौत हुई, इजरायली बच्चे की। साथ ही कई रिपोर्ट ये भी कहती हैं कि 30 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। लेकिन मैंने जब वेरीफाई किया ग्रोक वगैरह से तो कहा गया कि 30 का आंकड़ा भी कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ 3-4 लोग बुरी तरीके से घायल। और वीडियो में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि घायलों की तादाद ज़्यादा ही होगी। ये तो 3-4 की जो बात हो रही है, ये हॉस्पिटल रजिस्टर्ड बात हो रही है कि अस्पताल में कितने डेथ सर्टिफिकेट बने। बाकी हम सभी जानते हैं कि जब कोई इंसिडेंट होता है तो उस इंसिडेंट में कितने लोग मारे जाते हैं, सरकार अक्सर ऐसे आंकड़ों को छुपाती है। तो इस समय इजराइल अपने ही लोगों की जान को लेने पे तुला हुआ है। जो इजराइल कभी गजा में जेनोसाइड करता था, जो लेबनान को अभी भी दहला रहा है, वो इजराइल अब उसके हाथ में इतना खून लग चुका है कि अपनी आवाम के भी खून को आराम से, समझ रहे ना, खेल रहा है खून से। खैर, इससे ही मिलती जुलती एक और खबर आपको बता दो, और ये खबर भारत के दिल्ली से आई है। दरअसल दिल्ली में एक जगह लगती है तुर्कमान गेट, और इसी तुर्कमान गेट के पास एक मस्जिद है जिसका नाम है फैज़े इलाही मस्जिद। और इस मस्जिद को लेके कुछ मामला चल रहा था और इस मामले को लेके कोर्ट में स्टे ऑर्डर भी था। लेकिन अचानक से कल रात को बुलडोजरों का काफिला वहां पे पहुंचता है, वो भी रात के 1 बजे। रात के 1 बजे बुलडोजरों का काफिला, लगभग 30 से ज़्यादा बुलडोजर वहाँ पे पहुँचते और पहुँचने के बाद अचानक से चीज़ों को गिराना जब शुरू करते हैं, तब लोगों को समझ में ही नहीं आता कि भाई साहब हुआ क्या। एक डर का माहौल फैलता है कि कहीं मेरी मस्जिद को तो नहीं गिरा दिया जाएगा, कहीं मस्जिद को शहीद तो नहीं कर दिया जाएगा। और इसी के बाद भीड़ और पुलिस के बीच क्लैशेस देखने को मिले। भीड़ ने पुलिस पे पत्थर भी फेंके। अब इसमें कई लोगों ने खेल भी खेला, उन्होंने आवाम को भड़काया भी, मुसलमान नौजवानों को भड़काया भी कि देखो तुम्हारी मस्जिद को शहीद करने आ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। लेकिन अगर रात के अंधेरे में 1 बजे एमसीडी के बुलडोजर पहुंचेंगे तो फिर वहां पैनिक फैलना था। फैलने के बाद वहां पे भयानक तरीके से पत्थर चले, लाठीचार्ज हुए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और फाइनली एमसीडी ने दिल्ली पुलिस की मदद से उस पूरे इलाके में जितने भी अवैध चीजें थी, खासकर लिखा पढ़ी में जो अवैध थी, उसको गिरा दिया। इसमें से एक बारात घर है, 2 दुकानें हैं, 3 डिस्पेंसरी है। और किस हिसाब से वहां पे लाठीचार्ज हो रहा था, क्या कुछ हो रहा था, एक बार उसका वीडियो आप थोड़ा सा देख लें। तो तेरी कसम, ओ भाग्या वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जिरारी, वाह भाई वाह, मेरा शेरो सामने। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि रात के अंधेरे में जब बुलडोजर पहुंचा, तब लोगों के अंदर एक डर हुआ कि ये बुलडोजर रात में क्यों आए हैं, कहीं ये फैज़े इलाही मस्जिद को तो नहीं टारगेट करेंगे। और ये चीज जब लोगों के अंदर आई तो कई लोगों ने नौजवानों को भड़काया भी, उनको डराया भी। नौजवान गरम खून सड़कों पे आए, उसके बाद उन्होंने प्रोटेस्ट किया, पत्थर फेंके, उसके बाद इधर से लाठी चली। किसके हाथ क्या लगा। एक और जो खाई थी जिसको पाटने की कोशिश होनी थी, वो खाई और गहरी खोद दी गई उसी बुलडोजर से। अगर ये दिन में आते, अपनी बात को रखते कि सरकार का आदेश है, हमें पालन करना होगा, हाई कोर्ट ने कहा है, तब तो ठीक था। कोर्ट के खिलाफ आज तक कौन गया। लेकिन जानबूझ के मामले को ऐसा बनाया गया कि दिखाया जा सके कि मुसलमान जो हैं वो असल में विलन है। वो असल में विलन है कि देखो हम तो सरकारी काम करने गए थे, हमारे बुलडोजरों पे, हमारे लोगों पे लाठियां चलाई गई, पत्थर फेंके गए, रिजल्ट आपके सामने है। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चली रही। इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है अजरबैजान के हवाले से कि अजरबैजान ने साफ तौर पे अब बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो अपनी आर्मी को गाजा के अंदर नहीं भेजेगा, चाहे ट्रंप नाराज हो जाए, चाहे जो नाराज हो जाए। और अजरबैजान की कहानी भी बिल्कुल अलग है। अजरबैजान जो तुर्की है उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। तुर्की अक्सर पाकिस्तान के खेमे में जाता है और हमेशा ही जाता है।
अजरबैजान कभी कभार भारत से ताल्लुकात ठीक कर लेता है, कभी कभार फिर तुर्की खेमे में चला जाता है, लेकिन इसको पता है कि जब ये लात खाता है तो इसके लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं है। और इसी को लेके अजरबैजान के प्राइम मिनिस्टर ने, राष्ट्रपति ने, सबने साफ तौर पे कह दिया कि भाई जब हम मुसीबत में थे तुम्हारे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, तो आज तुम्हारी मुसीबत में हम तुम्हारे लिए खड़े नहीं होंगे। साफ तौर पे अजरबैजान ने भी कह दिया। वीडियो आप देखें। И мы не имеем никаких намерений рисковать жизнью и здоровьем азербайджанцев ради кого-то. Когда мы были в беде, мы были предоставлены своей судьбе. И никто нас не защищал. И в том числе при всем уважении и сочувствии к Палестине, ведь Палестина ведь тоже особо нас не защищала. Да, были резолюции организации исламской конференции, которые поддерживались. इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि अजरबैजान ने बिल्कुल क्लियर कट कह दिया है कि हम नहीं आने वाले। खैर, इधर ये तमाम चीजें चल ही रही है, इधर एक बड़ा खेल चलता है अपने देश में, एक जुमलेबाजी। खासकर सोशल मीडिया के जो गुंडे हैं, इनके हिसाब से मुसलमान नौजवान केवल पंचर बनाएगा, पाकिस्तान जीतेगा तो जश्न मनाएगा, बांग्लादेश की तरफ से आवाज उठाएगा। चूंकि कई सारे ऐसे लोग हैं भी, मौलाना रशीदी जिनको मैं 3 बार टोल कर चुका हूं, और क्यों किया मैंने आपको बताया था। किस आदमी ने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उससे हमारा क्या लेना देना, और फिलिस्तीन से इंसानियत का नाता है। तो ये जब दोगलापन वाली बात होगी तो लोग भड़केंगे। और ये एजेंट हैं, इनको ये टास्क मिला है कि तुम पूरी दुनिया में दिखाओ कि मुसलमान कितने स्वार्थी और कितने अकेले चलने वाले, अपने धर्म के ही सगे और किसी के सगे नहीं होते हैं। ये कुरान की आयतों को भी तोड़ मरोड़ के ऐसा पेश कर देंगे कि लग जाएगा यार कुरान तो दुनिया की खात्मे की किताब है। माजरत चाहूंगा, कड़वे शब्द है, लेकिन ऐसे मौलाना शब्दों को ऐसे कोट करते हैं, मैं नहीं। अब सुनिए, उत्तराखंड में केस हुआ है, एक लड़की को साल 2022 में ही गलत काम करके मार के पहाड़ी के नीचे फेंक दिया गया। 19 साल की लड़की थी, और ये जो पूरा रिजॉर्ट था पुलकितारिया का, ये भाजपा के बड़े कद्दावर नेता का बेटा था। फाइनली कोर्ट में सुनवाई हुई, कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी, लेकिन अभी रिपोर्ट ये है कि कई सारे नाम उसमें छुपे और उन नामों को सामने नहीं लाया गया। और रिपोर्ट जब निकल के सामने आई तो इसी के जस्ट बाद पूरी दुनिया ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, खासकर उत्तराखंड के लोगों। अब एक लड़का है, उसका वीडियो आपको दिखाता हूं दोस्तों। इस लड़के का नाम है आदिल। आदिल नाम से मुसलमान है, और ये उस प्रोटेस्ट में पाप का घड़ा लेके जा रहा है। वीडियो थोड़ा सा आप देख लें, फिर इसके बारे में आपको बताता हूँ। करीब से दिखाते हैं पाप का घड़ा। आप इस घड़े को लगातार लेके आ रहे हैं, क्या कहेंगे? मेरा नाम आदिल हुसैन खान है, और जो ये पाप का घड़ा है बरसों से हिंदुस्तान इसको ढो रहा है, लेकिन अब जब पाप का घड़ा एक लिमिटेड ही होता है, वो भर चुका है, और आज वो दिन है जब ये पाप का घड़ा फूटेगा। हम थके हुए हैं, हारे नहीं, हम परेशान हैं लेकिन घबराए नहीं। आज अंकिता है, कल आकृति, कब आफरीन और कब आयशा और कब आंचल हो जाए हमें नहीं पता। हम जैसे युवाओं जब तक सड़क में नहीं उतरेंगे और सरकार के आंख से आंख डाल के हम सवाल नहीं पूछेंगे कब तक, आखिर कब तक हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार होता रहेगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मैं आप युवाओं से आपके जरिए यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने से, स्टोरी डालने से, कमेंट करने से और कैंडल हाथ में लेके चलने से कोई फायदा नहीं। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से एक मुसलमान लड़का अपने एक हिंदू बहन को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पे उतर चुका है। चाहे पुलिस की लाठियां पड़े, चाहे डंडे पड़े, चाहे आंसू गैस के गोले छोड़े जाए, चाहे दंगा हो जाए, लेकिन वो लड़का पंचर बनाता है ना अब्दुल, तो अब्दुल अपना पंचर छोड़ के, अपनी रोजी रोटी छोड़ के एक हिंदू बहन को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पे उतर आया है। और ये जो कट्टरवादी हिंदू संगठन बनते हैं, बहुत कट्टरवादी, अरे हम कुछ भी कर देंगे अपने धर्म के लिए, एक शब्द नहीं निकला इनके मुंह से। तो ऐसे संगठनों से इकलौता आदिल 1000 गुना बेहतर है, इस बात को याद रखिएगा। खैर, एक और बड़ी अपडेट आई है, और इस अपडेट में तुर्की और इजराइल के बीच झड़पें फिक्स हैं। चूंकि इस समय तुर्की के जो एयरबेसेस हैं वो सोमालिया में बनने को तैयार हो रहे हैं, और साथ ही सोमालीलैंड पे कब्जा करने के लिए इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर वहां पे पहुंच चुके हैं। और ये बहुत बड़ी अपडेट है, इसमें क्या कुछ होगा आपको डिटेल में अगले वीडियो में बताऊंगा, जो कि 7 से 8 मिनट लग जाएंगे, और ये वीडियो ऑलरेडी 18-19 मिनट की लगभग हो चुकी होगी।
तो ऐसे हाल में अगली वीडियो आप लाजमी देखिएगा। साथ ही अभी के लिए बस इतना ही, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मिलते हैं ऐसे किसी अपडेट के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।